कथा गोष्ठी में मैं डॉक्टर सुधा सहज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा समय गंवाए बगैर मैं कार्यक्रम की औपचारिक सहयोग शुरुआत सरस्वती वंदना से करने की अनुमति चाहूंगी, ताकि माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। और मैं कुछ सरस्वती वंदना भी मैं शॉर्ट में ही कहूंगी, एक ही पैराग्राफ आरंभ का, ताकि लंबा समय न जाए। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति पद्मासने माता, जयति शुभ वरदायिनी। जयति वीणा वादिनी। जगत का कल्याण कर माँ, तुम हो विघ्न विनाशिनी। जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। धन्यवाद। ई कथा गोष्ठी में आज सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगी, समय गंवाए बगैर, समय बहुत ही कम है और सभी से आग्रह रहेगा कि सभी छोटी छोटी अपनी कहानियां प्रस्तुत करें और एक ही कहानी बोलें, ताकि जितने भी कथाकार हमारे बीच उपस्थित हैं हम सभी को सुन सकें। सबसे पहले मैं निमंत्रित करना चाहूंगी जमशेदपुर की जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर जूही समर्पिता जी को, जो कि जमशेदपुर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की अध्यक्ष हैं। यहाँ डीबीएमएस कॉलेज की प्राचार्य हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। जूही दी, स्वागत है आपका, आपकी कथा के साथ। में धन्यवाद सुधा, बहुत धन्यवाद। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ई कथा गोष्ठी में प्लीज सब माइक अपना म्यूट कर दें। अपना माइक सभी से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट कर लें, जिन्हें जब वो ई पत्रिका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथा गोष्ठी में आप सभी प्रतिष्ठित साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने इस मंच को गरिमा प्रदान की है। आपके जुड़ने से गृह स्वामिनी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है। आदरणीय ज्योतिर्मया ठाकुर, डॉक्टर शशि दुक्कन, श्रीमती कुमुद रंजन झा, श्रीमती सोनाली श्रीवास्तव, पंखुरी सिन्हा, उर्मिला शुक्ल, शुभ्रा ओझा, मीता दास और स्नेहमयी बहन डॉक्टर संध्या सिन्हा, डॉक्टर सुधा मिश्र और बेहद आत्मीय श्रीमती अर्पणा संत सिंह, जिन्होंने गृह स्वामिनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और इसके अलावा आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती अमिता प्रसाद, दिल्ली से भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हुई हैं। बम्बई से हैं श्रीमती रेखा सिंह, जो गृह स्वामिनी परिवार की बहुत ही प्रिय सदस्य हैं। बोकारो से श्रीमती शशि कला सिन्हा जी, आप सबों का, और दिल्ली से जसबीर कौर, अनीता सिंह, डॉक्टर आशा गुप्ता, श्रीमती नीरजा राजकुमार, आप सबों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर भावना कुंवर जी, अब सब गृह स्वामिनी परिवार के आप सब बहुत ही स्नेहमयी और सम्मानित सदस्य हैं। आप सबों की लेखनी निरंतर चलती रहे और हिंदी साहित्य जगत को आप समृद्ध करती रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। अमृता प्रीतम ने एक बार कहीं लिखा था कि हर कहानी का एक मुख्य पात्र होता है, जो कोई उसको मुख्य पात्र बनाने का कारण बनता है, चाहे वह उसका महबूब हो या उसका माहौल हो या फिर कोई दूसरा कारण हो। उस कहानी का
दूसरा पात्र होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कहानी का तीसरा पात्र भी होता है और वह होता है पाठक या आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी में श्रोतागण। आप सभी सुधी श्रोतागण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप ही हैं जो कहानी को पहली बार लफ्जों में उभरते हुए देखते हैं और उसकी वजूद की गवाही देते हैं। श्रोता आप ही हैं जो पात्र के आंसू अपनी आंखों से पोंछ सकते हैं और फिर उनका अपना अस्तित्व इतना अलग जरूर होता है कि उसे कहानी का तीसरा पात्र भी कहा जा सके। आप सभी श्रोतागणों का यानी कहानी के तीसरे पात्र का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब साहित्यकार हैं, आप जानते हैं कि कहानी लिखना, पात्रों को गढ़ना, उन्हें सच्चाई का लिबास पहनाकर शब्दों में उकेरना आसान नहीं होता। एक अफसाने को लिखने के लिए लंबे सब्र की जरूरत पड़ती है। गुलजार साहब ने अपने कथा संग्रह में लिखा था कि बहुत सारे नज्म और गीत लिखे और तालियां भी बटोरी, पर अफसाना सुनाने में ये बात नहीं। कहानी सुनाने के बाद बस कुछ लोग कहेंगे ओहो, कुछ कहेंगे आहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जितनी तालियां नज्म या शायरी सुनाकर बटोरी जा सकती है वह अफसाना सुनाने में नहीं मिलती। फिर भी इंसानी रिश्तों की नई परत जितनी संवेदनशीलता से कथाकार उकेरता है वह कविताओं में संभव नहीं। शायद यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी इतने लोकप्रिय हैं। कहानियां हालात और माहौल से निकले फोड़ों की तरह होती हैं जो नज्म तो बस खून के थूक होते हैं। मगर एक बात है कि कविताएं हो या कहानियां, इनमें इजाज नहीं मिलता। वह आह भी है, चीख भी है और दुहाई भी। कथाकार हर लम्हे को शब्दों के आईने में समेटकर दिल की गहराइयों में उतर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कथा गोष्ठी में जुड़े तमाम कथाकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमें कथा संसार की विविधता की कहानियों को सुनने का आनंद मिलेगा। मनुष्य के सारे सरोकारों से जुड़ी कहानियां लेकर आप देश विदेश से उपस्थित कथाकार इस मंच पर मानव मन के रेशे के पड़ताल करेंगी। आज एक्सक्यूज मी, मैं आपको बीच में रोकती हूँ एक सेकंड के लिए क्योंकि हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। कल्पना जी हैं, उनका ये माइक खुला हुआ है और बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। कल्पना जी आ रहा है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए क्योंकि हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। निवेदन है जिनका भी माइक म्यूट नहीं है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। मैं यहाँ से किसी के यहाँ से बहुत आवाजें आ रही हैं। हुआ ये कल्पना जी का माइक है, उनके यहाँ से पूरी आवाजें घर में से आ रही हैं और इनका म्यूट भी नहीं हो पा रहा है। होस्ट के पास अगर पावर है तो वो उसको म्यूट कर दे प्लीज। हाँ चलो ठीक है। ये नहीं हो पा रहा है, इनका म्यूट भी नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सुधा आप आमंत्रित करें कथाकारों को एक एक करके, समय हमारे पास बहुत कम है। एक मिनट, वहां से दिखाई कि मतलब घर के चित्र आगा से देखते स्क्रीन सुधा आप शुरू करें संचालन। सुधा कहाँ गई?
सभी सुधा शुरू कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद जूही दी आपके सहयोग हेतु। सबसे पहले मैं इस कथा गोष्ठी में आमंत्रित करती हूँ भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ी दिल्ली से अमिता प्रसाद जी को उनकी कहानी नियति के साथ। स्वागत है अमिता प्रसाद जी। आप सबों को नमस्कार। अमिता प्रसाद बोल रही हूँ और बड़े बड़े कथावाचकों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जूही और पर्णा जी का भी। ज्यादा समय नहीं नष्ट कर रही हूँ। ये कहानी एक दिए की और उसके साथ साथ सरोज की कहानी आप लोग सुनिए। वक्त बदलता है और केवल घड़ी की सुइयों में ही नहीं। मैं एक छोटा मिट्टी का दिया हूँ। कल्लू कुम्हार ने मुझे बनाया था, धूप में सुखाया था और फिर एक बड़ी ढेर में लेकर बैठा था सड़क के किनारे। उस ढेर को देखते, टटोलते, छूते न जाने कितने लोग निकल गए। कुछ अलग करते, कोई 20, कोई 25 दिए लेके जाता। अब घरों में मिट्टी के दिए कोई नहीं जलाता, सब बिजली के बल्ब जलाते हैं। ज्यादा रोशनी होती है, तेल गिरने का डर, ना आगे की किचकिच। अगले दिन सफाई भी आराम से हो जाती है। एक बटन दबाओ और सब जगमग। इस साल कल्लू कुम्हार की बेटी शहर से आई है, वही पढ़ती है वो, और कहने लगी, बाबा लोगों को चमक दमक चाहिए, वक्त के साथ अंदाज बदलना चाहिए। और फिर मैं बन गया चमकते सितारों के साथ पीले लाल रंगों का डिजाइनर दिया। कितना सुंदर है ना। पहली नजर में ले गई वो मुझको। दिवाली के दिन सबसे अकेले ड्राइंग रूम में जगमगाता रहा, अपनी नियति पर इठलाता रहा। अगले साल के लिए संभाल कर प्लास्टिक की पन्नी में रख दिया मुझको। मेरी नियति पर मुझे लड़ना सीख लिया मैंने, हार नहीं मानने की। अब सबको मेरा साथ चाहिए। नियति 2। आईना सच बोलता है। सोचती हुई सरोज अपने चेहरे की लकीरों को देख रही थी। विटामिन ई की मालिश भी चेहरे की आड़ी तिरछी लकीरों को कम करने में असमर्थ थी। पिछले 2 सालों में वो बुढ़ा गई थी। रंगनाथ अचानक हार्ट अटैक से चल बसे थे 62 साल की उम्र में। अमेरिका से इकलौता बेटा भी नहीं आ पाया था। उन्होंने ही मुखाग्नि दी। कितना फूट फूट के रोई थी वो। लोगों को खोने का डर हमेशा ही उसे डराता है, तभी वो नाप तौल कर बोलती हैं। पिछले साल दिवाली भी नहीं मनाई। हमेशा ही भाग्य और कर्म के धूप छांव पर सोचती रहती। कर्म किया था ना, अच्छा इलाज कराया, लेकिन भाग्य में शायद उन्मुक्त जीवन नहीं था। जब हम साथ साथ बूढ़े होते। उस दोपहर बाजार चली गई दिवाली के पहले। मिट्टी के दियों की भीड़ में अलग से सजे धजे दिए रखे थे। डिजाइनर दिया था। मैडम ले जाइए ना, सुंदर है। दिए को देखा, लगा कि जैसे नियति की लिखावट थी उस पर। लगता था दिया भी अपनी किस्मत को आजमा रहा हो। 4 डिजाइनर दिए लेके आई और साथ साथ कुछ मोमबत्तियां भी। दिवाली के बाद डिजाइनर दिए को पन्नी में लपेट कर रख दिया है। उसकी और मेरी नियति एक ही है, संभाल कर रखने में। सरोज मुस्कुराई। अब आगे वो अपना ख्याल रखेंगी। आप सबों का धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे। बहुत वेरी नाइस अमिता। वेरी गुड, बहुत वेरी सुंदर, नाइस, very बहुत nice। अच्छे। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की कहानी नियति। बहुत सुंदर। मैं हमारी अगली कथावाचक है हमारे साथ मॉरिशस से शशि डुकन। शशि डुकन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी को मेरा नमन। मैं आरंभ करूं आपकी जी अनुमति जी से। जी 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 जी, आज स्वागत के है आपका। अंतर्राष्ट्रीय कथा गोष्ठी में समस्त गृह स्वामिनी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमन और अभिवादन है। मुझे जिस तरह से अर्पणा जी ने कहा कि त्योहारों के महत्व को लेकर कुछ बताएं कि मॉरिशस में कैसे बनाते हैं त्योहार। मैंने कहानी का शीर्षक रखा है प्यार का रंग त्योहारों के संग, या कह लें त्योहारों का जादू। तो वैसे तो त्योहारों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये पर्व ही तो हैं जो हमारे जीवन की नीरसता को हर्षोल्लास में रंगते हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या जिससे कभी कभी हम ऊब जाते हैं, उसमें उमंग, खुशियां, नया रंग, उत्साह फिर से भर देते हैं। न सिर्फ इतना ही, ये रंग बिरंगे त्योहार हमारे धर्म, संस्कृति, भाषा एवं परंपराओं से हमें जोड़ते हैं। ये त्योहार हमारी अद्भुत धरोहर हैं जो हमारे रिश्तों को बनाए रखने में न सिर्फ रिश्तों को, उनकी मजबूती
को बनाए रखने में खाद सा कार्य करते हैं। तो यूं क्यों ना हम मनाएं इन रंग बिरंगी त्योहारों को। इसलिए आज मैंने अपनी कहानी को कुछ इस तरह से गढ़ा है कि त्योहार मनाने से जो जादू उत्पन्न होता है वो रिश्तों को की बॉन्डिंग जो आज कहीं बिखरती नजर आ रही है उसको जोड़ने में वो अवश्य जो है मदद पहुंचाएगी। ज्यादा देर न लगाते हुए मैं कहानी को शुरू कर रही हूँ। राजदीप और मनदीप 2 भाई थे, अच्छे खासे मध्य वर्ग परिवार में जन्मे थे, परंतु संस्कारों से परिपूर्ण थे। राजदीप के यहाँ 2 बेटियां हुई जिनके नाम राजकौर और स्मृत कौर थे, जबकि मनदीप के यहाँ 2 बेटे हुए, जसवीर और करणवीर। दोनों परिवारों में अटूट प्यार था। शायद कोई दिन ऐसा न था जहाँ की ये लोग इकट्ठे त्योहार, नया साल, पूजा, कोई ऐसा कार्य न होता था जो ये परिवार एक साथ मिलकर न मनाता हो। समय पंख लगाकर यूं ही उड़ता चला गया। बच्चे बड़े हो गए और मनदीप की बड़ी इच्छा थी कि उसके दोनों बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए विदेश में जाएं। इसका जिक्र उसने एक दिन अपने भाई से किया और एक पश्तौनी जमीन थी जिसे बेचने की सलाह भी उन्होंने अपने भाई से की। और भाई ने तब छोटे भाई को राजदीप को कहा कि राजदीप ने मनदीप से कहा कि बच्चों की शिक्षा यहीं होने दो, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो निशुल्क है और बाकी आगे जिनमें उनकी रुचि रहेगी आगे जाके तब देखा जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं छोटे भाई मनदीप के मन कर गई और पता नहीं क्यों नहीं मनदीप का मन नहीं माना, लेकिन बड़े भाई से विद्रोह भी ना कर पाया। बस इधर उधर से कर्जा लेकर दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ मनदीप की पत्नी भी इस फैसले से इतनी खुश न थी, लेकिन करती क्या, आखिर दोनों बेटे कनाडा चले गए। ऐसे गए कि पीछे मुड़ के माँ बाप को ही भूल गए। मनदीप कभी भी कहीं ना कहीं मनदीप पिता जो दोनों बेटों को भेज चुका था वो मन ही मन पछता रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों बेटे जो थे वो बाहर जाकर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने माता पिता का हाल नहीं लिया था। दूसरी तरफ पत्नी ने दिल की बीमारी पकड़ ली, बस जिसके कारण वह अस्वस्थ होती चली गई। विदेश में दोनों बेटे पढ़ाई समाप्त कर वहीं सेटल हो गए। यहाँ राजदीप के ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाकर लिखाकर विवाह कर दिया, लेकिन जमीन को लेकर जो मनमुटाव उनके रिश्तों में आई, ऐसी खटास पड़ी जो थी, हंसते खेलते 2 परिवार पर जैसे मानो ग्रहण लग गया था। ना जाने कितने बरसों तक कोई त्योहार, न कोई पूजा, न मिलना मिलाना, मानो दूर दूर तक का एक सपना बन गया था। दोनों घर सुनसान से हो गए थे, लेकिन जब भी राजकौर या स्मृत कौर अपने मायके आती तो चाची चाचा का हाल जरूर पूछती। काफी दिनों से कोरोना के चलते उनका आना जाना कठिन हो गया था। दूसरी तरफ दीपावली का पर्व आ गया था और फिर वो क्या करती, जहां दोनों बेटियां अपने मायके में आने के लिए उतावली हो रही थी, तो अचानक पता चला कि चाची जी को कुछ समय पहले कोविड हुआ था और उससे वो काफी अस्वस्थ थी। तब तो दोनों बेटियों ने ठानी अब तो हम मायके अवश्य जाएंगे। फिर क्या था, दोनों एक दिन दीपावली से पूर्व अपने पिता के घर आई, दीपावली की तैयारियों में जुट गई। माँ से कहा कि हम चाची से मिलने जरूर जाएंगे, इस बार उनका हाल भी पूछेंगे। माँ ने इनकार नहीं किया, क्योंकि दोनों ने मिलजुल कर सादगी से अपने घर में भोजन बनाया, मिठाइयां बनाई और चाची को बुलाया कि आप घर पर जरूर आएं। और वहीं चाची और चाचा दोनों आए, उनका बड़ी आदर सत्कार किया। इकट्ठे बैठकर दोनों परिवारों ने मिलकर पूजा भी की और आशीर्वाद भी लिया। सबने मिलजुल कर भोजन बनाया। न जाने कब कितने सालों के बाद ये खुशियां मानो कहाँ गुम हो गई थी, इस दीपावली के पर्व में मानो फिर से लौट आई थी। दीपावली के इस त्योहार ने उनके जीवन में एक बार फिर नई खुशी भर दी थी और रिश्तों में जो मनमुटाव आया था वो धीरे से कहीं ना कहीं घुल गया। जब चाचा जी के मना करने के बाद भी चाची जी उन्हें साथ लिवा लाई थी, तो मानो चाची जी का कोविड मानो उड़नछू हो गया था कुछ समय के लिए। चाचा जी भी की नाराजगी मानो खुशियों के रंगों में घूम गई थी। यह होते हैं साथियों, मेरी श्रोताओं, हमारे त्योहारों का जादू। त्योहारों को अवश्य मनाएं, स्थिति स्थान श्रद्धा के अनुसार अवश्य मनाएं। जीवन में रंग भरने वाले इन रंग बिरंगे पर्वों को हमेशा अपने साथ
संजो कर रखें, फिर देखें इन त्योहारों का अनोखा रंग है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी कहानी और मेरे कहानी के माध्यम से पर्वों का जादू जो है वो अवश्य कहीं ना कहीं यूं बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी बहुत नाइस, सुंदर। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक वेरी यू, नाइस। थैंक यू। लीव्स यू विद बहुत हार्ट वार्मिंग फीलिंग होती है सुनने के बाद। हाँ, कई बार रिश्ते होते हैं जो हमें इन पर्वों के साथ कहीं ना कहीं कभी जोड़ देते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में हम सब जो हैं इकट्ठे होकर भी दूर ही दूर हैं, लेकिन ये पर्व कहीं ना कहीं आते हैं जो हमें फिर से इकट्ठे कर देते हैं। इन पर्वों का बिल्कुल यही एक बिल्कुल बहुत बड़ा जादू है। बिल्कुल, बहुत सहमत। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया, बहुत डॉक्टर बढ़िया। शशि जी। हम सुन रहे थे डॉक्टर शशि जी को मॉरिशस से। इनकी कहानी थी प्यार के रंग त्योहारों के संग। अब हमारी अगली कथाकार हैं कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से सोनाली श्रीवास्तव जी। सोनाली जी, स्वागत है आपका। आपकी कहानी संक्रांति की यादें सुनते हैं इनसे ही। सोनाली श्रीवास्तव। नमस्ते, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से। यहाँ पे सुबह का 4 बजा हुआ है और आप अपर्णा जी का और जूही जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं आप सबके साथ में जुड़ पाई, कनेक्ट हो पाई। और जैसा कि आपने बताया था कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्योहार है, भारत के पर्व और त्योहार। तो उसी त्योहार और भारत के त्योहार जो है पूरे विश्व में बहुत ही पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज की मेरी कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत बचपन की मकर संक्रांति की यादों को साझा करती हूँ। आप अपना वीडियो ऑन करेंगी? आपका चेहरा देखना चाहती हूँ मैं। नई जुड़ी हूँ नीरजा राजकुमार, आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। आप अपना वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। हमें दिखाई पड़। हाँ, ओके, मुझे नहीं, कोई बात नहीं, चालू रखिए प्लीज। अच्छा, तो ठीक है। तो मकर संक्रांति भारत में हर साल 2000 से अधिक ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज से परंपरा या रूढ़िवादी बातें नहीं, बल्कि इसके पीछे ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें हमें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो मेरी कहानी का शीर्षक है बचपन की यादें। मकर संक्रांति के दिन माँ बोली, ये दो माँ और छोटी बेटी के बीच का संवाद है कि कैसे माँ उसको बुलाती है और आपस की जो उसकी बातें हैं। तो माँ बोली, हर साल की तरह इस साल भी आशा ने अपनी बेटी को यहाँ कहकर उठाया कि बेटी अब जल्दी उठ जाओ और जल्दी से स्नान करके तैयार हो जाओ। बेटी ने कहा ठीक है माँ। ये कहकर बेटी उठ गई और माँ से पूछने लगी, माँ आज क्या कुछ खास दिन है क्या जो इतनी जल्दी मुझे नहाने को लिए बोल रहे हो? तो बेटी ने माँ ने कहा हाँ, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 14 जनवरी है और आज हमारे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति माँ, ये क्या होता है? माँ ने कहा आज के दिन में अच्छे से भगवान शिव जी की गंगा जल से पूजा करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और उनको अर्घ देते हुए गुड़वा तिल से उनकी पूजा करते हैं और उनको गुड़ तिल के लड्डू खिलाते हैं। मंदिर में जाके गरीबों को सब्जी, अनाज व पैसों का दान देते हैं। घर में खाने में खिचड़ी बनाते हैं और हाँ, आज तो पतंग भी खूब उड़ाते हैं। तुम्हारे लिए कल मैं बाजार से एक पतंग लेके आई थी। बेटी, अरे वाह माँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। माँ, हाँ बेटा, तुम जाके नया कपड़ा भी तुम्हारे लिए लाई थी, तुम उसे भी पहन लेना। ठीक है माँ। बेटी नहा के आती है तैयार होके, अरे वाह, तुम तो नए कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिख रही हो। चलो आओ मेरे पास बैठो, हम लोग साथ में पूजा करते हैं। और दोनों लोग भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को। माँ, मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना परोसती हूँ। माँ, आपने मुझे खाने के लिए क्या बनाया है? तो मैंने तुम्हारे लिए देसी घी की खिचड़ी बनाई है और साथ में अचार और मूली भी। अजय वाह माँ, आप भी मेरे साथ खाओ। ठीक है। माँ और सोनी दोनों एक साथ गरम गरम खिचड़ी का आनंद लेते हैं। माँ, मुझे अभी पतंग उड़ाना है। ठीक है माँ। अब जाकर माँ बोलती है, जाकर अपने भाई के साथ में छत पे पतंग उड़ाओ। तो दोनों जाके वहां पे पतंग उड़ाते हैं, भाई और बहन। और
कहानी का उद्देश्य ये है कि बचपन में ये छोटी छोटी से संस्कार होते हैं, जो छोटे छोटे से संवाद होते हैं, या वो बच्चों के मन में कैसे गहन घर कर जाते हैं, जो बाद में जाके जब आगे भी वो बच्चे जहाँ रहते हैं वो उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं यादों को आगे साझा करते हुए अपने आगे की जो जनरेशन होती है, बच्चे होते हैं या परिवार होते हैं, उसके साथ में उसी परंपराओं को बढ़ाते रहते हैं। चाहे वो बचपन की छोटी सी मासूम सी यादें होती हैं, आपस में बीच का संवाद होता है, पर वो धीरे 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 इतनी दूर देश विदेश में जाके भी उसको आगे परंपरा के रूप में याद करते हैं और संस्कार के रूप में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये छोटी सी कहानी का उद्देश्य मेरा यही था। वैसे हमारे भारत के पर्व तो इतने बड़े और इतने महान हैं और इतने होते ही रहते हैं कि बात की वो सारे आपस में रिश्तों को जोड़ने में बहुत सहायक होते हैं। भले भी किसी भी रीजन से अगर मन मुटाव हो भी जाए, लेकिन रिश्ते हमको वापस से फिर से, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बहन का हो या भाई बहन का हो, किसी भी, तो हमारे भारत के त्योहार और सारे पर्व बहुत ही आनंद से भरे हुए, जोश से भरे हुए, हमको सिखाते हुए, बताते हुए और संबंधों को जोड़ के रखते हैं। तो आज का लिए आज मैं बस इतना ही लाई हूँ, आगे फिर कभी लाऊंगी। बहुत सुंदर सोनाली जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अभी हम सुन रहे थे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से सोनाली जी की कहानी संक्रांति की यादें। हमारी अगली कथाकार है हमारे बीच पंखुड़ी सिन्हा मुजफ्फरपुर से। स्वागत है पंखुड़ी जी। मुजफ्फरपुर से पंखुड़ी सिन्हा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पंखुड़ी जी। हाँ, मैं सबको सादर नमस्कार करती हूँ और सबसे पहले धन्यवाद अर्पणा जी को, उन्होंने इतनी शानदार गोष्ठी आयोजित की है और बहुत खूबसूरत कहानियां आप तक सुनने को मिली हैं दुनिया के कई कोनों से और भारत से भी। ये मेरी थोड़ी सी दुविधा है कि मेरे पास एग्जैक्टली एक लघु कथा नहीं है, ये मेरे पहले कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी है जो त्योहारों पर है। तो हो सकता है कि ये 20-1 मिनट मैं ले लूं, बीच में थोड़े पैराग्राफ्स में ड्रॉप करूंगी। अभी अर्पणा जी ने मुझसे पूछा था कि पंखुड़ी जी हमारे पास बहुत ही सीमित समय है, अगर आपके पास 5 मिनट की कोई कहानी हो तो ही आप प्रस्तुत करें। अभी तक तो जितनी लेखिकाओं ने सुनाया है किसी ने भी 5 मिनट में नहीं सुनाया है। 5 से 6 मिनट ही कहा गया है, अब उसमें 1-आध मिनट की बात अलग है। तो 2-3 स्टैंजा और अंत सुना देती हूँ। कहानी का शीर्षक है कोई भी दिन और इसका उद्देश्य है रूढ़ियों का खात्मा जो त्योहारों की गरिमा को, उनके सौंदर्य को कुछ कम करता है। स्वागत है पंखुड़ी जी। ऐसा मौका आने वाला था। सोनू और बबलू के एक साथ किसी त्योहार पर घर रहने की संभावना थी। उमा जी यह सोच पाने भर से मुस्कुरा उठी, वरना तो जब से वो पढ़ने बाहर गए त्योहारों का सारा उत्सव और आह्लाद भी कहीं चला गया। दोनों का कभी एक साथ पर्व त्योहार पर घर आने का कार्यक्रम बन ही नहीं पाया। पहले तो कि उतनी छुट्टी ही नहीं हुई, यदि हुई भी तो साथ नहीं हुई, और साथ हुई भी तो एक का कोई एंट्रेंस एग्जाम उसी दौरान पड़ गया। कभी कभी तो दोनों ही नदारद रहे, त्योहार आए और भूल गए। उनके बिना क्या त्योहार। वैसे करने के लिए उमा जी की सारी त्योहारी रस्में निभा देती थीं। आखिर त्योहार को एकदम सूना भी तो नहीं जाने देना चाहिए, पर मन बच्चों के लिए टंगा रहता था। तब जाने कब का सुना एक लोकगीत उन्हें बेतरा याद आता था। उनके बचपन में जाने कौन उसे गाया करता था। घर ही कोसिला मैया करथी सगुनमा, रने बने राम जी के बीतैल फगुनमा। फागुन न सही मकर संक्रांति ही सही, वे इस एहसास भर से संतुष्ट थी कि साल की उसे खास तारीख को जब तिल और गुड़ और चिवड़ा और लाई खाने का प्रयोजन होगा, उनके दोनों बच्चे उनकी रसोई में खाने की पांत में बैठे होंगे। वे तिल के भुने जाने की सौंधी खुशबू से भर गई और रात को घी से तर गरम खिचड़ी। उन्होंने सोनू और बबलू को गरम तले जाते हुए पापड़ के लिए छीना झपटी तक करते देख लिया।
ओह, कितनी जल्दी गुजर जाते हैं बच्चों की छुट्टियों के दिन। क्या थोड़ी और लंबी छुट्टियां नहीं हो सकती? उमा जी का बस चले तो उन्हें जाने ही न दें। यूं भी कैसी मनहूस जगहों में सेना अपने अफसरों की पोस्टिंग करती, पर उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा। दोनों बेटों की कितनी इच्छा थी पायलट बनने की। जब बारी बारी से दोनों वायुसेना में चुन लिए गए थे तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुद न चाहते हुए भी उमा जी ने बच्चों की इच्छा पूरी हो जाने की प्रार्थना की थी। बच्चे जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, तरक्की करें। और उनके लिए क्या यही कम खुशी की बात है कि मकर संक्रांति के दिन दोनों उनके पास होंगे। सोनू को फिर अगले ही दिन ट्रेन पकड़नी है। 2 दिन बाद उसे लद्दाख में रिपोर्ट करनी है, इसलिए अगले दिन उसे हर हाल में ट्रेन में बैठ ही जाना है। अगले दिन यानी 15 फरवरी, उस दिन बुधवार है। असल में बात यह है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी इस बार मंगलवार को पड़ रही थी और कुछ लोगों का यह कहना है कि मंगल को तिल का दान नहीं करना चाहिए। तिल का दान किए बगैर पर्व नहीं मनाया जा सकता, इसलिए बहुत से लोग बुधवार को मकर संक्रांति मना रहे थे। पर बुधवार को तो सोनू को चले जाना था। मकर संक्रांति तो हमेशा से ही 14 जनवरी को थी और 14 को ही मनाई जाएगी। जिस दिन उनके बेटे घर में होंगे उसी दिन संक्रांति होगी। वह दिन मंगलवार हो या कोई और वार। पर अजीब बात है, इसी साल 14 जनवरी को मंगल होना था। ये सब बेकार का टोटका नहीं है क्या? जाने किसने उनसे मंगल को तिल दान की वर्जना की बात की, बेकार का भ्रम डाल दिया। पड़ोस वाले जो गायत्री परिवार के शर्मा जी हैं, वे मानते हैं कि सभी दिन शुभ होते हैं, जैसे मंगल वैसे बुध। यदि बुध को तिल दान हो सकता है तो मंगल को क्यों नहीं? दिमाग में बात घर कर गई तो ओह, अब खुद लग रहा था कि बेसन की तरह वे उसे फेंकती ही जा रही है। सालों बाद बच्चे घर में होंगे और वे हैं कि बेकार के वहम पाल रही है। कोई ऐसा भी तो हो, एक बार उन्हें आश्वस्त कर। हो सकता है पंखुड़ी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 1 सेकंड चाहूंगी मैं। सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारा समय 40 मिनट का ही था, तो संभवतः 40 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो सब लोग सेम लिंक पर फिर से क्लिक करेंगे तो हम सब जुड़ जाएंगे जी। सबसे निवेदन है कि जैसे ही 40 मिनट खत्म होगा और यदि आप ये मीटिंग एंड हो जाती है तो सेम लिंक पर क्लिक कीजिएगा, हम लोग वापस से जुड़ जाएंगे। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद। कंटिन्यू करें पंखुड़ी जी। शुक्रिया। हो सकता है बताने वाले के पास मंगल के दिन तिल दान निषेध की कोई काट हो, यानी कि पहले आप ऐसा कर लें फिर सब कुछ यथावत कर सकते हैं। क्या देवी मंदिर जाकर वहां के पुजारी से पूछ लें? पर देवी मंदिर में इतनी भीड़ रहती है। Kumaja letanachi 40 minutes. Oui. Après 40 minutes, ça peut arrêter. Oui, arrêtez. Lala, jata le même link click. Lala, infini arrêter. Allez, jama quand. Oui, li get le mute no. Lala, stop li link li. Get le in arrêter li. Fini आगे 40 मिनट। किसी की आवाज आ रही है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। पर देवी मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, पुजारी के पास समय कहाँ होता है और फिर बिना किसी जान पहचान के उसके पास जाना। फिर यूं ही सोचते उमा जी को याद आया कि विंध्यवासिनी जी के किराएदार भी तो पंडित हैं। पंडित होना उनकी जाति ही नहीं, उनका पेशा भी है। वो घरों में हवन पूजा इत्यादि करवाते हैं, क्या उन्हीं से पूछ लिया जाए? शंका का जिस हद तक निवारण हो जाए अच्छा है। इस बार की मकर संक्रांति भी बेखौफ निष्कंटक मन से मनाना चाहती थी। उमा जी जिस शहर में रहती थी वह लंबी दूरियों का बड़ा शहर नहीं था। जिस समय विंध्यवासिनी जी के किराएदार पंडित का ख्याल उन्हें आया था, मध्य अपराह्न का समय था। रिक्शे से वे शाम होने से पहले ही उनके घर पहुंच सकती थी। सचमुच वे यदि चाहें
तो विंध्यवासिनी जी के घर का चक्कर लगाती हुई चिंता मुक्त होकर शाम ढलने से पहले घर वापस आ सकती थी और फिर घर में कोई खास काम भी इकट्ठा नहीं था। आज जाए कि कल का निर्णय लेने में समय गंवाए बिना उमा जी फौरन बाहर निकल आई और रिक्शा भी कर लिया। विंध्यवासिनी जी के घर गए यूं भी बहुत दिन हो गए थे, बस पहुंचते ही यह प्रसंग छेड़ने की जरूरत नहीं। किसी न किसी तरह आखिर बातचीत को पूजा पाठ पर त्योहार कथा कहानी तक तो पहुंचना ही है। सोनू और बबलू सालों बाद किसी पर्व पर घर होंगे, उन्हें पहले से ही इस खुशी का ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत है? क्या पता किसी की नजर लग जाए। आखिर कहते हैं ना कि अपनों की नजर सबसे ज्यादा लगती है। उन्होंने ये कब कहा कि विंध्यवासिनी जी और उनका परिवार गैर है? उमा जी का रिक्शा जैसे ही उनके घर के आगे रुका, सामने खेलते बाल दल में से कुछ बच्चे दौड़कर उनके चरण स्पर्श करने चले आए। विंध्यवासिनी जी की बड़ी बेटी के दोनों बेटों के पीछे पीछे फूहड़ उजड़ दिखती हुई एक लड़की भी दौड़ी आई। दोनों लड़कों की देखा देखी उसने भी उमा जी के चरण छुए। क्या नाम है तुम्हारा? उज्ज्वला। वाह क्या सुंदर नाम है। किस क्लास में पढ़ती हो? लड़की ने उस वक्त भी किसी स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहन रखा था। हालांकि उमा जी के अंदाजन स्कूल खत्म हुए घंटे भर से ऊपर हो रहा था। बी बी तो तुम्हारा सेक्शन होगा बच्चे। क्लास कौन सी है? बी। लड़की के फिर वही जवाब देने पर दोनों लड़के मुस्कुराने लगे। फिर उमा जी ने ज्यादा जोर नहीं दिया। तीनों बच्चों समेत